मेरा नाम अंजना है। बहुत छोटी थी जब मुझे मेरी माँ इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी। माँ की गोद याद नहीं, लेकिन उनके चले जाने के बाद की खामोशी याद है। पिताजी की आंखों में एक अजीब सी सीरियसनेस थी। मेरे पिताजी एक सरकारी क्लर्क थे, मामूली सी नौकरी करते थे, लेकिन हमें खुश रखने में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हम 2 भाई बहन थे। अखिल मेरा बड़ा भाई मुझसे 3 साल बड़ा था। मैं अपना हर फैसला अपने भाई की मर्जी से लिया करती थी और उसके लिए शॉपिंग भी खुद ही किया करती थी। एक दिन की बात है, जब दिवाली करीब थी, पिताजी शॉपर लेकर घर आए। खुशी से कहने लगे कि देखो मैं क्या लाया हूँ। अखिल ने खुशी से लपक कर शॉपर खोला। उसमें नए खूबसूरत कपड़े थे। मैं भी पीछे से देख रही थी। दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी। पिताजी ने मेरी तरफ देखा और कुछ कहे बिना कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए पिछले साल जो कपड़े लेकर आया था, तुम्हारे लिए वही ठीक है। अभी वो भी नए रखे होंगे, उनको ही निकाल कर पहन लेना। मैंने सर हिला दिया और एक ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा ली। मेरे दिल में जो था उसे मैं छिपाना सीख चुकी थी। अखिल को ही ज़्यादा अहमियत दिया करते थे, क्योंकि वो घर का बेटा था, इकलौता वारिस था। मैं तो एक दिन विदा होकर चली जाऊंगी। अखिल हमेशा हर काम में आगे रहता था, खाना हो या पढ़ाई। ये जो मोहब्बत अपने बेटे के लिए थी, वो मेरे लिए नहीं थी। स्कूल में मुझे कोई पूछता कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो मैं कहती कि मेरे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं, हमें सब कुछ देते हैं। ये नहीं बताती थी कि मेरे लिए वो कभी कुछ खास नहीं लेकर आए। अखिल अगर कोई चीज़ तोड़ देता तो पिताजी कहते हैं कि लड़के तो शरारती होते हैं, और अगर मैं कुछ गलत कर बैठती तो कहते कि तुम्हें तो अपनी माँ की कमी का अंदाज़ा होना चाहिए। तुम लड़की हो, तुम्हें संभल कर चलना चाहिए। एक दिन माँ की तस्वीर साफ करते हुए मैंने पिताजी से पूछा कि माँ कैसी थी। कुछ देर खामोश रहकर उन्होंने धीरे से जवाब दिया कि बहुत अच्छी थी, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल तुम्हारी माँ की जैसी है। ये शब्द तो सुनकर मुझे खुशी हुई थी। मैं हर दिन ये सोचकर गुजारती कि पिताजी का प्यार तो कभी मेरे हिस्से में नहीं आएगा। शायद मेरी कुर्बानियाँ, मेरी खामोशियाँ कभी किसी को नज़र आ जाए। मैंने समझ लिया था कि बेटियाँ सवाल नहीं करती, बेटियाँ बस कुर्बानी देती हैं। मैं स्कूल से कॉलेज तक पहुँच चुकी थी और अखिल यूनिवर्सिटी में। हम दोनों की अपनी अपनी दुनिया थी, लेकिन घर वही था। अखिल अपने फैसले खुद करने लगा था और पिताजी हर बात पर उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। एक शाम अखिल घर वापस आया तो उसके चेहरे पर एक चमक थी। उसने पिताजी को एक कोने में ले जाकर कुछ देर बात की और फिर रात के खाने पर पिताजी ने खुद ही बता दिया कि अखिल अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक लड़की को पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। उसका नाम रश्मि है। मैंने अखिल को बधाई दी। उसने अपना सर झुका लिया। अगले ही हफ्ते हम रश्मि के घर रिश्ता ले गए थे। कुछ दिन बाद रिश्ता पूरी तरह से पक्का हो गया था और बिना किसी रुकावट के शादी का दिन भी तय हो गया। पिताजी बहुत खुश थे, मगर मेरी ज़िंदगी ने एक खामोश मोड़ ले लिया था। पिताजी ने मुझे एक दिन आवाज़ देकर पास बुलाया। कहने लगे कि बेटा, तुमसे एक बात करनी है। मैं उनके सामने जाकर बैठ गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, बहुत अच्छा है, लड़का बहुत शरीफ है, उम्र में तुमसे थोड़ा बड़ा है, लेकिन वो इज़्ज़तदार और दौलतमंद है। मैंने उन लोगों को हाँ कर दी है, अगले महीने ही तुम्हारी शादी है। मैं खामोश रही। फिर मैंने धीरे से कहा कि पिताजी, आपने मेरी एडवाइस नहीं ली, आपको एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था। उन्होंने कहा कि बेटियों से कहाँ उनकी मर्जी पूछी जाती है घर बसाने के लिए, तुम्हारे लिए ये बेहतर रिश्ता है। मैंने इनकार नहीं किया। वैसे भी मुझे आदत थी, मैंने कभी पिताजी की किसी बात पर इनकार नहीं किया था। मैं जानती थी कि इस घर में मेरी चाहत की कोई अहमियत नहीं है। अखिल की शादी का टाइम आ गया था। घर में मेहमान थे। मैंने सबके सामने खुश रहने की कोशिश की, दुख अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। अखिल की शादी हो गई थी। उसके कुछ दिनों बाद मेरी भी शादी का दिन आ गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। दिल में एक अजीब सी खामोशी थी। मेरे पति का नाम मानव था, जो कि उम्र में मुझसे पूरे 12 साल बड़े थे, अमीर थे। शायद इसीलिए पिताजी को ये रिश्ता पसंद आया। शादी के दिन अखिल ने कहा कि तुम बहुत खुशनसीब हो कि मानव के साथ तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। मैंने बस सर हिला दिया। मेरी नई ज़िंदगी शुरू हो गई थी। पति का बंगला, नौकर, बड़ी गाड़ी, ये सब कुछ मेरे लिए नया था, अजनबी था। मानव अपना ज़्यादातर टाइम अपने बिजनेस में गुजारते थे और मैं दिन भर घर में अकेली बैठी रहती थी। महीने में एक बार मुझे अपने मायके जाने की परमिशन मिलती, वो भी अपने पति के साथ मैं जाती थी तो सब खुश हो जाते थे। पिताजी के चेहरे पर गर्व होता था।
अखिल मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आता था और भाभी भी, वो सिर्फ मुस्कुराया करती थी। एक दिन मैं मायके गई तो माँ की पुरानी तस्वीर पर नज़र पड़ी। तस्वीर को साफ करते हुए पिताजी कहने लगे कि आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम्हें इतने सिंपल तरीके से विदा नहीं करती, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए सही फैसला किया। वो ऐसा इसीलिए कह रहे थे क्योंकि अखिल की शादी उन्होंने धूमधाम से की थी और मेरी शादी सिंपल तरीके से। मैं खामोश खड़ी रही। मैं जानती थी कि पिताजी को मेरी खुशी से ज़्यादा मेरी शादी की फिक्र थी। वक्त गुजरता गया। भाभी की ज़िंदगी भरपूर थी, खुशियों से भरी हुई। वो हमेशा घूमने के लिए जाया करती थी और सोशल मीडिया पर अपने फ़ोटोज़ अपलोड करती रहती थी। मैं एक दिन अपने पति के साथ बाजार गई तो रास्ते में भाभी और अखिल को हाथों में हाथ डाले हुए देखा। मैंने हाथ हिलाया तो पलटकर अखिल ने भी हाथ हिलाया, लेकिन भाभी ने मुंह फेर लिया। मैं घर जाकर सोचने लगी कि मेरी पसंद के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। मैंने जो कपड़े पहने, जो खाया, जो जिया, वो सब दूसरों के फैसले का नतीजा था। फिर भी मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की थी। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी एक नया रुख ले चुकी थी। मेरे पति के साथ रहना एक अलग ही दुनिया थी। वो उसूलों के बहुत पाबंद थे और बहुत कम बोलने वाले इंसान थे। उनके घर में सुकून तो था, लेकिन ज़िंदगी नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने समझौते से एडजस्ट करना सीख लिया था। सुबह 7 बजे नाश्ते की टेबल तैयार हो जाती थी। मेरे पति अखबार के साथ टेबल पर बैठते और मैं खामोशी से चाय का कप सामने रख देती। उसके बाद वो ऑफिस चले जाते और मेरे दिन का ज़्यादातर समय अपने कमरे में गुजरता था। मैं वक्त को गिनने लगी। शादी के कुछ महीने इसी तरह से गुजर गए। महीने में एक बार मैं अपने पति के साथ खामोशी से अपने मायके चली जाती थी और रास्ते भर खामोशी ही रहती थी। मानव के मोबाइल पर लगातार फ़ोन आते रहते थे, बिजनेस पार्टनर्स के। एक बार मैं मायके पहुंची तो पिताजी दरवाजे पर खड़े हुए थे। मुझे देखते ही खुश हो गए कि मेरी बेटी आ गई। उन्होंने मुझे मुस्कुराकर देखा। मैंने पिताजी का आशीर्वाद लिया और अखिल को देखा जो आंगन में बैठा मोबाइल में बिजी था। रश्मि भाभी अंदर से चाय लेकर आई। मुझे देखते ही कहने लगी कि आज बड़े दिनों के बाद आई हो, लगता है तुम्हारा पति तुम्हें घर में कैद रखता है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो काम में बिजी रहते हैं। पिताजी ने अखिल से कहा कि बेटा, कुछ समय अपनी बहन को भी दो, तुम्हारी बहन घर आई है, उसके साथ बातें करो। अखिल ने सर हिला दिया, मोबाइल रखा और कहने लगा कि कैसी हो अंजना, तुम्हारी कंडीशन देखकर लग रहा है कि तुम्हारे पति ने तुम्हें बहुत अच्छे से रखा हुआ है। मैंने हल्की आवाज़ में कहा कि हाँ, सुकून से हूँ। वापसी पर मेरे पति ने कहा कि ज़्यादा देर लग गई, तुमने अपने पिताजी से कोई बात नहीं की? मैंने कहा कि नहीं, बस उनके हालचाल पूछे थे और वही पुरानी बातें। मैंने मामूली सा जवाब दिया। घर जाकर एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि अगर महीने में 2 बार मैं अपने मायके चली जाया करूं तो। उन्होंने नज़र ऊपर की। अंजना, तुम्हारा वहाँ बार बार जाना ठीक नहीं है, लोग बातें करते हैं। हमने कभी तुम्हें किसी कमी का मौका नहीं दिया, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है बार बार वहाँ जाने की। बात ख़त्म हो गई। मैं समझ चुकी थी कि ये दरवाज़ा खुलने वाला नहीं। मेरे पास वक्त बहुत था, मगर इस वक्त में कुछ नया नहीं था। हर रोज़ वही टाइम पर खाना खाना, सोना। कभी कभी पति के दोस्त आते, उनकी पत्नी भी साथ होती। एक दिन उनमें से एक औरत ने मुझसे कहा कि तुम तो बहुत ही खुशकिस्मत हो, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हो, तुम्हें क्या कमी हो सकती है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। पिताजी के बारे में मुझे अखिल से पता चल जाता था। वो कभी फ़ोन पर पिताजी की शिकायत करता कि वो टाइम से दवाई नहीं ले रहे। मैं उनके लिए फ़िक्र करती थी और सोचती थी कि चलो, अखिल पिताजी का अच्छी तरह से ख्याल रख रहा है। एक दिन मेरे पति ने कहा कि हमें एक पार्टी में जाना है, तो मैं रात को जल्दी तैयार हो जाऊं। मैं जैसे ही तैयार होकर आई तो उन्होंने मुझे देखकर कहा, ये तुम पर अच्छा नहीं लगता, कुछ और पहन लो। मैंने हल्की गुलाबी कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें मैं बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उनको पसंद नहीं आई थी। मैं चुपचाप ऊपर आ गई और दूसरी साड़ी निकाल कर पहन ली। ये मेरी ज़िंदगी का नया चेहरा था। इज्जत तो थी, मगर ये फैसला किसी और का था। मैंने खुद को संभालना सीख लिया था। एक बार जब मैं मायके गई तो पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटी, तुम बदल गई हो, पहले बहुत बोलती थी, अब बस सुनती हो। मैंने हल्के से कहा कि पिताजी, इंसान हालात के साथ बदल जाता है, कुछ सीखने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अखिल ने बात बदलने की कोशिश की। उसने कहा कि तुम्हारा पति तो बहुत अमीर इंसान है, हमारे काम में मदद कर सकता है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन वो बिज़नेस के मामले में किसी की नहीं सुनते। मैंने वापसी पर इस बारे में अपने पति को बताया तो वो खामोशी से उठे और सख्ती से कहने लगे कि आइंदा मुझसे इस बारे में कोई बात मत करना,
क्योंकि रिश्ते कारोबार से अलग रखना चाहिए। मैं खामोश हो गई। मेरे पति ने मुझे जैसा रखा था मैं ऐसे ही माहौल में ढलने लगी। मुझे बस एक सुकून था कि मेरे पिताजी भाई के साथ हैं, वो उनका ख्याल रख रहा है, यही मेरे लिए काफ़ी था। एक दिन अचानक मुझे ड्राइवर के साथ अपने मायके आना पड़ा। कोई ख़ास वजह तो नहीं थी, मगर सोचा जाए तो इससे बड़ी वजह कोई हो ही नहीं सकती। मैंने जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा बजाने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से ज़ुबान चलाने की। ये आवाज़ अखिल की थी, जो गुस्से से भरी हुई थी। मैं वहीं ठिठक गई। दरवाज़ा बंद था, मगर अंदर की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। दरवाजे पर खड़े होकर बातें सुनना बर्दाश्त से बाहर हो गई। आखिर मैं भी इंसान हूँ। फिर एक आवाज़ आई कि जो कमज़ोर और कांपती हुई थी, पिताजी की। मैंने कुछ नहीं कहा, बस ये कहा था कि ज़ुबान को लगाम दो, तुम्हारी पत्नी ने मुझ पर। इतने में ही एक थप्पड़ की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया मगर कोई जवाब नहीं मिला। पास ही एक औरत खड़ी हुई थी, हमारी पुरानी पड़ोसन ज्योति काकी। जैसे ही मेरी नज़र उन पर पड़ी, वो आगे बढ़ी और कहने लगी कि बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई रोज़ तुम्हारे पिता को मारता है। हम तो अब कुछ कह भी नहीं सकते। कुछ कहो तो तुम्हारी भाभी कहती है कि यह हमारे घर का मामला है। उनकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैं उनकी तरफ देखती रही। तभी अचानक अंदर से पिताजी की चीख सुनाई दी, जैसे कोई बुरी तरह से गिरा हो। मैंने पूरी ताकत से दरवाज़ा पीटा और अखिल को आवाज़ लगाई कि दरवाज़ा खोलो। मैं हूँ अंजना। मोहल्ले की 2-3 औरतें जमा हो गईं। सब एक दूसरे को देखकर सर हिला रही थी कि बूढ़ा पिता है और बेटा उनको मारता है। दरवाज़ा खुला। सामने ही रश्मि खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर हैरानी थी, जैसे उसे खबर नहीं हो कि मैं बाहर हूँ। उसने कहा कि तुम कब आई? मैंने कुछ कहे बिना अंदर कदम रखा। अंदर का नज़ारा देखकर मेरा दिल बैठ गया था। पिताजी ज़मीन पर गिरे पड़े थे। उनके होंठ से खून बह रहा था। अखिल उनकी तरफ खड़ा हुआ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो पिताजी को। मेरी एक ज़ोरदार चीख निकली। मैं उनके पास गई, उन्हें सहारा दिया, उनके होठों से खून साफ किया और उन्हें सीने से लगाकर बैठ गई। मैंने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये पिता है हमारे। अखिल घबराकर कहने लगा कि पिताजी गिर गए थे, खुद को मार रहे थे, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने गुस्से से कहा कि चुप रहो, मैं सब कुछ अपने कानों से सुन चुकी हूँ। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। तुमने इन पर हाथ उठाया। रश्मि आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है, सच बात कुछ और है। मैंने उसका हाथ झटक दिया कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। गलतफहमी तो तब हुई थी जब मैं सोच रही थी कि मेरा भाई मेरे पिता का ख्याल रख रहा है। पिताजी ने आंखें खोली। उन्होंने कहा कि बेटी, उनकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने कहा, पिताजी आप मेरे साथ चलो, आपको यहाँ नहीं रहना, मैं आपको अपने साथ ले जा रही हूँ। अखिल आगे बढ़ा और कहने लगा कि तुम इन्हें कहाँ ले जाओगी? इनका इलाज यहाँ से होगा। मैंने सख्त शब्दों में कहा कि रहने दो, इलाज कर लिया तुमने, मैं अपने पिता का ख्याल खुद रख सकती हूँ, जैसे बेटियाँ रखती हैं। मोहल्ले वाले खामोशी से तमाशा देख रहे थे। रश्मि ने एक आखिरी कोशिश की, कहने लगी, तुम इन्हें कहाँ लेकर जाओगी? तुम्हें तो खुद डिवोर्स हो चुकी है। मैंने एक नज़र रश्मि पर डाली और पर्स में से गिरे डिवोर्स के पेपर्स को उठाकर अपने पर्स में दोबारा रख लिया। मैंने कहा, ये कागज़ तुम्हारे लिए मेरी कमज़ोरी हो सकता है, लेकिन मैंने पिताजी की हालत देख ली है, अब वही मेरी जिम्मेदारी है। अखिल ने मेरी तरफ देखा, वो खामोश खड़ा रहा। मैं पिताजी को सहारा देकर घर से बाहर निकल आई। उनके कपड़े, दवाइयाँ और कुछ सामान इकट्ठा किया। पिताजी कहने लगे कि बेटा, मेरा बैग बस वो ले लो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। मैंने उनके कमरे में से एक बैग लिया जिसमें कुछ कपड़े पहले से ही रखे हुए थे, वो लिए और पिताजी का हाथ पकड़कर घर से निकल आई। गाड़ी में बैठते समय पिताजी ने कहा कि एक समय था जब मुझे लगा था कि अखिल मेरा सहारा बनेगा, लेकिन शायद ऊपर वाले ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि पिताजी, जो हो गया सो हो गया, अब जो होना है वो मैं खुद देख लूँगी। गाड़ी मोहल्ले से निकल चुकी थी। मैंने पिताजी को साथ लिया, मगर मंजिल का कुछ पता नहीं था। दिल में एक ही बात थी, पिताजी को उस घर में नहीं छोड़ सकती जहाँ रोज़ उन पर अत्याचार होता है। थोड़ी दूरी पर मेरी एक दोस्त का घर था, जो मेरे कॉलेज के टाइम की फ्रेंड थी। दरवाज़ा खटखटाया तो वो खुद बाहर आई। मुझे और मेरे पिताजी को देखकर परेशान होने लगी। कहने लगी कि अंजना, सब ठीक है ना? अंकल की ये हालत कैसे हुई? मैंने कहा कि बस इतना समझ लो कि कहानी बहुत लंबी है और मजबूरी में मुझे यहाँ आना पड़ा। उसने हमें अंदर लिया, तसल्ली से बैठाया, पानी दिया और पिताजी के लिए बिस्तर लगवाया। मुझे खामोशी से बैठने का इशारा किया।
उसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ ज़्यादा देर नहीं रख सकती क्योंकि मेरे ससुराल वाले कल वापस आ रहे हैं, लेकिन मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ तुम अंकल को ले जाकर रख सकती हो। उसने मुझे एक वृद्ध आश्रम का पता दिया। अगले दिन हम सुबह वहाँ पहुँचे। वहाँ का स्टाफ काफ़ी अच्छा था। मेरे पिताजी को एक कमरा दे दिया गया और कुछ कागजी कार्यवाही मैंने पूरी कर दी थी। पिताजी खामोश बैठे हुए थे। मैं उनका बैग खोलकर कपड़े सेट कर रही थी, तभी मेरी नज़र उनके बाजू पर पड़े नील पर गई। मैंने धीरे से कहा, ये कब लगा आपके? उन्होंने कहा कि बेटा, पिछले हफ्ते जब मैंने अखिल से कहा था कि तुम्हारी पत्नी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात ना किया करे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अब समझ चुकी थी कि ये सब कुछ एक दिन की बात नहीं थी। वो दिन गुजरे। मैं रोज़ आती, दवाइयाँ लाती, उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाती। मैं खुद भी एक करीब के हॉस्टल में रह रही थी। तीसरी सुबह जैसे ही वहाँ पहुँची तो देखा कि पिताजी खिड़की के पास बैठे हुए थे, किसी गहरी सोच में खोए हुए। मैं उनके पास पहुँची तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें हमेशा कम समझा बेटा, मुझे माफ़ कर देना। मैंने कहा कि आप पुरानी बातों को भूल जाइए। अगले दिन मैं उनके लिए कुछ दवाइयाँ लेने बाजार जा रही थी जब मोहल्ले की वही पुरानी औरत ज्योति काकी मुझे रास्ते में मिली। कहने लगी कि बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। तुम्हारे पिता की हालत रोज़ बिगड़ती जा रही थी। तुम्हें देखकर दिल को सुकून मिला था। अगले दिन जब मैं वृद्धाश्रम वापस आई तो देखा एक गाड़ी बाहर रुकी हुई थी। दरवाजे पर अखिल खड़ा था, चेहरे पर परेशानी लेकर, आंखों में वही जिद। अंजना, तुमने जो कुछ भी किया उसका कोई हक नहीं था। वो मेरे पिता थे और तुम लेकर चली गई, किसी को बताया भी नहीं। मैंने पिताजी के कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अंदर जाओ। अगर हिम्मत है तो उनकी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुमने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया। अखिल ने आगे कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही पिताजी ने उसे देखा उसने नज़र झुका ली। मैंने दरवाज़ा थाम कर कहा कि रुक जाओ। तुमने उन पर हाथ उठाया, गाली दी, उनकी बेइज्जती की। अब उनके सामने मत आओ। और तुम्हारी पत्नी ने भी तो, तुम्हारी तो मोहब्बत की शादी थी ना। उसने कहा कि तुम अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर मत कहो। हमने पिताजी का बहुत ख्याल रखा है। मैंने अपने पर्स से डाइवोर्स के पेपर्स निकाले और हवा में लहराए। कहा कि देखो, जब तुम मेरे पति के सामने मुझे बेऔलाद कहते रहे, जब मेरी ज़िंदगी टूट रही थी, तब तुम कहाँ थे? मेरे पिता झूठे भरोसे के पीछे पिसते रहे। अखिल एक शब्द न बोल सका। पिताजी की आवाज़ कमरे से आई, बेटी, उसे अंदर मत आने देना। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अखिल खामोशी से पीछे हटा। गाड़ी में बैठकर जाते जाते एक नज़र उसने पीछे डाली, लेकिन मैंने पिताजी का हाथ थाम लिया था और कमरे की तरफ वापस आ गई। अगले दिन सुबह जब मैं वृद्धाश्रम पहुंची तो रोज़ की तरह पिताजी खिड़की के पास बैठे थे। उनके चेहरे पर सुकून के एक्सप्रेशन थे, जैसे अब वो खुद को सलामत रखने लगे थे। मैं उनके पास जाकर बैठ गई, उन्हें दवाई दी और फिर एक लम्हे रुक गई। मैंने कहा, पिताजी, आज आपसे एक बात करनी है जो मैंने कभी किसी से नहीं की। उन्होंने मेरी तरफ देखा खामोशी से, जैसे पहले से ही जानते हों कि आज मैं कुछ ज़रूरी बात कहने वाली हूँ। मैंने कहा, आपको पता है कि मेरी डिवोर्स क्यों हुई है? मैंने आपको नहीं बताया, सिर्फ इतना सुन लिया था कि मैं निसंतान हूँ, लेकिन सच कुछ और था। पिताजी कुछ बोलने ही वाले थे कि मैंने हाथ से इशारा करके उनको रोक दिया कि पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया। मैं हर समय प्रार्थना करती थी, दवाइयाँ लेती रही, सब कुछ किया कि शायद मैं माँ बन सकूं, लेकिन हर महीने जब उम्मीद टूटती तो सास का बिहेवियर बहुत ख़राब हो जाता था। मानव भी खामोश रहते थे, लेकिन मेरी सास मुझे हर बार बांझ होने का ताना दिया करती थी। पिताजी का चेहरा सीरियस हो गया। मैं बोलती रही कि एक दिन मैंने खुद हिम्मत की, मानव के साथ अस्पताल गई। दोनों का टेस्ट हुआ और रिपोर्ट आई तो पता चला कि मैं नहीं बल्कि वो पिता बनने के काबिल नहीं है। पिताजी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा कि बेटा, तुमने इस बारे में हमें क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर ये सच सबके सामने आया तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने वो रिपोर्ट भी छुपा ली थी, चुपचाप सब कुछ सहती रही। मैंने गर्दन झुकाई और फिर धीरे से कहा कि एक दिन जब मेरी सास ने हद पार कर दी, मैंने पहली बार अपना मुंह खोला, साफ कह दिया कि तुम्हारा बेटा खुद पिता बनने के काबिल नहीं है। ये सुनते ही मानव ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि निकल जा मेरे घर से, तेरे जैसी 10 आ जाएंगी, सिर्फ पैसा होना चाहिए। और उसने मुझे डिवोर्स दे दी। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो खामोश बैठे रहे। मैंने इस बारे में कभी किसी को नहीं बताया, ना आपको ना अखिल को, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा दर्द मेरा है,
मैंने धीरे से पिताजी का हाथ पकड़ा। उन्होंने कहा कि बेटी, मैंने तुम्हें हमेशा मजबूत देखा, लेकिन ये नहीं जानता था कि तुम इतनी बड़ी तकलीफ अकेले सह रही हो। मैंने कहा कि मुझे तकलीफ मानव से नहीं, मुझे तकलीफ इस बात से हुई कि आपने कभी भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं खुश हूँ या नहीं। पिताजी ने कहा कि मेरी सोच यही थी कि बेटी का फ़र्ज़ है पति के साथ रहना, वो घर बसाए चाहे जैसी भी हालत हो। इसी सोच ने मुझे तोड़कर रख दिया। मैंने कहा पिताजी, और आज मैं यहाँ हूँ, न पति है न अपना घर है, लेकिन आप मेरे साथ हो और मुझे बस आपकी फ़िक्र है। पिताजी कहने लगे कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी बेटी मुझे वापस ज़िंदगी दे देगी। उसी समय मैंने एक फ़ैसला कर लिया था। मैंने कहा पिताजी, हम यहाँ ज़्यादा दिन और नहीं रह सकते। मैं आपको किसी बेहतर जगह ले जाना चाहती हूँ, किसी ऐसी जगह जहाँ इज़्ज़त और सुकून हो और आपको अपनी बेटी पर बोझ महसूस न हो। मैं खुद कमाना शुरू करूँगी, कोई छोटा मोटा काम कर लूँगी जिससे आपकी दवा, आपकी ज़रूरत सब पूरी हो सके। अगले दिन मैंने वृद्ध आश्रम की मैनेजर से बात की, मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है, जैसे सफाई करना, खाना बनाना। उन्होंने हैरानी से पूछा कि तुम तो पढ़ी लिखी हो, तो इतनी मुश्किलें क्यों बर्दाश्त कर रही हो? तुम्हें तो कहीं भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैंने कहा क्योंकि मैं अपने पिता के साथ रहना चाहती हूँ और मुझे अब किसी पर बोझ नहीं बनना। उन्होंने कहा कि सिलाई आती है। मैंने कहा कि जी। तो उन्होंने मुझे सिलाई का काम दे दिया, कपड़ों की सिलाई, बेडशीट की सिलाई और कुछ पुराने कपड़ों की मरम्मत। मैं वहीं कमरे में बैठकर मशीन चलाती और दिन के हिसाब से मैं अपना काम कर लिया करती थी। कुछ पैसे हाथ में आए और जब मैंने वो पैसे पिताजी के हाथ पर रखे तो वो काफ़ी देर तक उन्हें देखते रहे। फिर कहने लगे कि आज सच में लगा कि बेटियां किसी से कम नहीं होती। मैंने कहा पिताजी, आपकी सेवा करना मेरा फ़र्ज़ है, एहसान नहीं। वो दिन मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। मैंने अपना दुख बयां कर लिया और पिताजी के ज़ख्मों को महसूस किया। हम एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। वृद्धाश्रम में पिताजी को लाए हुए 1 महीना गुजर चुका था। कमरा साफ था, स्टाफ मददगार था। ये जगह घर नहीं थी। मैं रोज़ सुबह आती, उनकी सेवा करती, सिलाई करती, दवाइयाँ देती और शाम तक वहीं बैठती थी। कभी कभी मैं खुद से सवाल करती, क्या यही समय था जिससे हमेशा मैं डरती रही थी, जहाँ न पति था न वो मायका जो कभी सुकून का पता होता था। लेकिन पिताजी के चेहरे का सुकून मेरे हर सवाल का जवाब बन जाता था। उस दिन भी मैं सुबह के समय पिताजी को दवाई दे रही थी। पिताजी के बाजू पर पुराना नील था, वो अब हल्का सा पड़ गया था। मैंने उस पर दवाई लगाई तो पिताजी कहने लगे कि बेटा, हल्के से लगाना, हड्डी अभी भी दर्द करती है। मैंने कहा पिताजी, आपको रोज़ दवाई मिल रही है, आप जल्द ही ठीक हो जाओगे। उन्होंने कहा तुम ही तो मेरा सहारा हो, वरना मैं तो खुद को बोझ समझने लगा था। मैंने मुस्कुराकर कहा कि पिताजी, बोझ वो होता है जो दिल पर लगे, आप तो दिल के अंदर बसे हो। वो मेरे लिए प्रार्थना करने लगे कि ऊपर वाला तुम्हें सब कुछ दे जो तुम्हें मुझसे नहीं मिला। ये सुनते ही मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इस जगह से निकलना ज़रूरी है। यहाँ सब कुछ था मगर वो आज़ादी नहीं थी जो एक इज़्ज़त की ज़िंदगी के लिए चाहिए होती है। मैंने अपनी दोस्त से दोबारा कांटेक्ट किया जो पिछले दिनों मुझे यहाँ लेकर आई थी। अंजू यार, क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह पता है जहाँ मैं पिताजी को ले जा सकूँ और साथ में कोई छोटा मोटा काम भी कर सकूँ? उसने कहा कि शहर से कुछ दूरी पर एक ओल्ड एज होम है जहाँ लोगों की देखभाल के साथ साथ काम भी मिलता है, यहाँ तक कि रहने की अच्छी व्यवस्था भी है। मैं कल तुम्हें पता करके बताती हूँ। अगले दिन वो खुद वृद्धाश्रम आई और मुझे बताया कि वहाँ तुम्हारे पिता को जगह मिल जाएगी, बस अंकल जी की रिपोर्ट्स और तुम्हारा ID कार्ड चाहिए। अगले दिन हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पहुँच गए। ये एक तरह का वृद्धाश्रम ही था, लेकिन ये काफ़ी अच्छा था। साफ सुथरी जगह थी और आसपास हरे भरे पेड़ पौधे थे। पिताजी को एक कमरा मिला जिसमें एक बिस्तर, कुर्सी और एक छोटी सी टेबल पड़ी हुई थी। ये जगह पहले वाली से कुछ बेहतर लग रही थी। मैंने कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अंजू, कम से कम यहाँ दिल नहीं घबराएगा। पिताजी ने अंदर दाखिल होते हुए कहा कि बेटा, मुझे भी सुकून मिला है, यहाँ हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। यहाँ की इंचार्ज, जिनका नाम अनुपमा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ काम कर सकती हो। मैंने जवाब दिया, सिलाई कढ़ाई, छोटे मोटे काम, हिसाब किताब, लिखने पढ़ने का भी मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। उन्होंने कहा तो आप हमें बहुत काम आ सकती हैं। हमारे पास एक छोटा यूनिट है जहाँ कपड़ों की मरम्मत और बेडशीट की तैयारी का काम होता है, आप वहाँ शामिल हो जाइए। मैंने अगले दिन से काम शुरू कर दिया। सुबह पिताजी का नाश्ता, दवाई और मालिश, फिर सिलाई वाले कमरे में शिफ्ट हो गई। दोपहर को वापस पिताजी के पास आकर उनके साथ वक्त गुजारती।
एक दिन जब मैं सिलाई ख़त्म करके उनके पास आई तो वो खामोश बैठे हुए थे। मुझे देखकर कहने लगे कि आओ बेटी, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं उनके पास बैठ गई। मैंने कहा कि जी पिताजी कहिए। उन्होंने कहा कि मैं रोज़ सोचता हूँ अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। मैं तो हमेशा हमेशा के लिए लाचार हो जाता, किसी कोने में पड़ा होता। मैंने कहा पिताजी, बेटियाँ सिर्फ बेटियाँ नहीं होती, वो वक्त आने पर माँ भी बन जाती हैं, पिता का सहारा भी बन जाती हैं। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत फैसले बेटे के नाम पर किए, शायद इसलिए कि समाज यही सिखाता है। लेकिन अब जाकर समझ आया कि संतान बेटी हो या बेटा, असली वही होता है जो वक्त आने पर काम आए। उनके हाथ थामकर मैंने कहा कि जो हुआ सो हुआ, अब हम सिर्फ आगे देखेंगे। मैं हर दिन पिताजी के ज़ख्मों के साथ अपनी यादें भी ठीक करती जा रही थी। काम और मामूली ज़िंदगी ने एक नया रास्ता दिखाया था। अब मैं सुबह सवेरे पिताजी का नाश्ता बनाती, दवाई देती और दोपहर तक वर्कशॉप में बिजी रहती। शाम को जब वापस उनके पास आ जाती, हम बैठकर बातें किया करते। एक शाम में उनके कमरे में दाखिल हुई तो वो किसी सोच में गुम थे। मैंने पूछा, पिताजी आपकी तबीयत तो ठीक है? उन्होंने नज़र उठाकर मुझे देखा, फिर धीरे से कहने लगे कि अंजना, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मेरे दिल पर एक बोझ है जो अब बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा कि जी बताइए। पिताजी ने तकिए के सहारे खुद को थोड़ा सीधा किया और कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती तुम्हारे भाई को अहमियत देकर समझी कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, बेटी तो पराया धन है। मैं खामोशी से उनकी बात सुनती रही। उनके चेहरे पर पछतावा था। उन्होंने कहा कि याद है तुम छोटी थी, बारिश के दिनों में अखिल को छतरी देता था और तुम भीगती हुई स्कूल जाती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी मेरे साए की हकदार हो। मैंने कहा पिताजी, वो समय गुजर गया, आप क्यों बार बार अपने आप को तकलीफ़ देते हो? उन्होंने कहा क्योंकि मैं समझ गया हूँ और ये एहसास खुद से मुझे माफ़ी मांगने पर मजबूर करता है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मैंने तुम्हें हर समय छोटा समझा, तुम्हारी बातों को नज़रअंदाज किया, मगर तुमने उस दिन मुझे बचाकर साबित कर दिया कि बेटियां वो कर सकती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। मैंने कहा पिताजी, मैंने जो कुछ किया वो सब कुछ मेरी मोहब्बत थी, सिर्फ मेरा फ़र्ज़ नहीं। वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गए, फिर धीमे से बोले कि अंजना, मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है, शरीर रोज़ थक रहा है, सांस छोटी होती जा रही है, मैं बस एक वसीयत करना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई। मैंने कहा पिताजी, ऐसी बातें मत करो, भगवान ने चाहा तो आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। उन्होंने मेरी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा कि मेरी वसीयत है कि मेरे अंतिम संस्कार पर अखिल नहीं आए। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी अर्थी को कांधा दे। जिसने जीते जी मेरा भरोसा तोड़ दिया, अब वो किस बात का बेटा है? खून है, खून था, लेकिन सुलूक उसने अजनबी जैसा बना दिया। मैंने नज़र चुरा ली और कहा कि ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। उस रात मैं काफ़ी देर तक कमरे में खामोशी से बैठी रही। उन्हें सोते हुए देखा, उनके चेहरे पर सुकून था, लेकिन उनकी आंखों में थकन थी, शरीर पर कमज़ोरी साफ नज़र आ रही थी। अगले दिन अनुपमा मैडम ने कहा कि हमें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे पिता की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, किसी बड़े अस्पताल में इनका चेकअप करवा लो। मैं पिताजी को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने चेकअप किया, कुछ पुरानी रिपोर्ट्स देखते हुए कहा कि उम्र के साथ शरीर की रिकवरी सुस्त हो जाती है, लेकिन परेशानी की बात नहीं है, बस दवाई का ख़ास ख्याल रखना होगा। वापसी पर रास्ते में पिताजी कहने लगे कि बेटा पता है, मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम्हें इन सब का सामना नहीं करना पड़ता। मैंने कहा कि शायद यही सब मेरा नसीब था और इसी ने मुझे आज तक आपका सहारा बना दिया, और यही सहारा मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफ़ा है। पिताजी की कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन जब मैं उन्हें दवाई देने के लिए गई तो देखा कि उनकी सांस बहुत तेज़ तेज़ चल रही थी, उनके माथे पर हल्का सा पसीना था। मैं जल्दी से पिताजी के पास गई। मैंने कहा पिताजी, सब कुछ ठीक है ना? आपकी सांस क्यों उखड़ रही है? उन्होंने हाथ से इशारा किया कि कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है। मैं फ़ौरन अनुपमा मैडम के पास गई। मैंने कहा क्या हम यहाँ डॉक्टर को बुला सकते हैं? पिताजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। उन्होंने डॉक्टर को बुलवाया, पिताजी का चेकअप हुआ, उन्होंने दवाई बढ़ा दी। डॉक्टर का कहना था कि उनकी उम्र और शरीर की कमज़ोरी को देखते हुए यही दवा काम करेगी, बाकी आप लोग ऊपर वाले से प्रार्थना करो। मैंने अगले दिन से सिलाई का वक्त बढ़ा दिया। बेडशीट की कढ़ाई, कपड़ों की सिलाई, जो भी ऑर्डर आता मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती। शाम को जब थकन से हाथ दर्द करते तो अपने हाथों को देखती और कहती कि यही हाथ मेरे पिताजी का सहारा है।
बस थोड़ा और चलो अंजना। पिताजी की दवाई महंगी थी। दवाई के पर्चे देखकर मैं कुछ देर तक बैठी रही, फिर पर्स से आखिरी 500 का नोट निकाला और सोचा कि बस यही बचा है, कल तक कुछ और सिलाई पूरी कर लूँगी, फिर और पिताजी की दवाई आ जाएगी। उसी रात जब मैं पिताजी के पास गई तो वो जाग रहे थे। कहने लगे कि बेटी मेरे पास बैठो, एक बात करनी है। मैं उनके पास बैठ गई। उन्होंने कहा कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि शायद अब मेरा वक्त करीब आ रहा है। शरीर साथ नहीं दे रहा और सांसें बोझ बन रही हैं। मैंने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने कहा पिताजी ऐसी बातें मत करिए। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मेरी बात सुनो, मेरी एक ख्वाहिश है, एक वादा करो मुझसे। मैंने कहा कि जी कैसा वादा। उन्होंने बिस्तर के नीचे रखा हुआ वही अपना पुराना बैग निकाला, मेरे सामने रखा और कहने लगे कि ये बैग तुम अपने पास रख लो, इसमें जो कुछ भी है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरे मरने के बाद इसे खोलना अभी नहीं। मैंने बैग को उठाया, उसे एक कोने में रख दिया और उनके पास आकर बैठ गई। मैंने कहा पिताजी आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको दवाइयाँ टाइम पर दे रहे हैं, आपका इलाज चल रहा है, दवाई से फ़र्क पड़ेगा और आप ठीक हो जाओगे। उन्होंने धीरे से कहा कि फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन वक्त का पता नहीं, परेशानी तो वक्त की है, जो बचा है वो गुजार रहा हूँ, शुक्र के साथ, बेटी के साथ। अगले दिन दोपहर को मैं वर्कशॉप में बैठी सिलाई कर रही थी कि एक औरत ने आकर कहा कि अंजना तुम्हारे पिताजी की तबीयत बिगड़ रही है, जल्दी से आ जाओ। मेरे हाथ से कैंची गिर गई। मैं दौड़कर कमरे की तरफ गई। पिताजी की सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी, हाथों की उंगलियां नीली पड़ चुकी थी। मैंने जल्दी से अनुपमा मैडम को बुलाया कि जल्दी कीजिए, डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर आए, उन्होंने इंजेक्शन का बंदोबस्त किया। पिताजी की आंखें बंद थीं, लेकिन मैंने उनकी उंगलियां थाम ली। मैंने कहा पिताजी मैं आ गई हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। उन्होंने धीरे से आंखें खोली, कहने लगे कि बेटा ऊपर वाला तुम्हें हमेशा सलामत रखे। ये उनके आखिरी शब्द थे। डॉक्टर ने कुछ समय के बाद उनका हाथ चेक किया, फिर धीरे से कहा कि इनका समय पूरा हो गया। आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सके, ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतना सुनकर मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई, उनके हाथ अपने हाथ में लिए। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, बस दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। अनुपमा मैडम ने मुझे सहारा देकर उठाया। अंजना खुद को संभालो, तुमने अपने पिता की बहुत सेवा की है बेटा। मैंने अपने पिताजी के चेहरे पर आखिरी बार हाथ फेरा और कहा कि आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया वही मेरा सबसे बड़ा सहारा है। ओल्ड एज होम के ही लोगों ने मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया था। पिताजी की वसीयत के मुताबिक मैंने उनके मरने की खबर किसी को नहीं दी थी, ख़ास तौर पर अखिल को भी नहीं। अनुपमा मैडम ने पूछा कि बेटी तुमने अपने भाई को नहीं बुलाया? मैंने कहा कि ये पिताजी की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं उनका वादा निभाऊंगी। कुछ मोहल्ले वाले जो इस ओल्ड एज होम से जुड़े हुए थे उन्होंने मुझे तसल्ली दी और जब सब लोग वापस चले गए मैं वहीं अपने पिताजी के बिस्तर पर बैठकर काफ़ी देर तक रोती रही। मैंने कहा पिताजी आपको मैंने बचपन में खो दिया था, फिर ज़िंदगी ने मुझे आपसे दोबारा जोड़ दिया और आज फिर आप चले गए, मगर इस बार मैंने आपको बहुत इज्जत से विदा किया। मैं रात को देर तक खामोश बैठी रही। फिर जब मेरी नज़र कोने में रखे हुए उस बैग पर गई जो मुझे पिताजी ने दिया था, मैंने उसको टेबल पर रखा, उस पर हाथ फेरा और कहा कि ये मेरे पिताजी की अमानत है। वादे के मुताबिक मैं इसे अभी नहीं खोलूँगी, लेकिन दिल कह रहा था कि इसमें सिर्फ कागजात नहीं, आपकी मोहब्बत भी है। ये पहली रात थी। मैं इस ओल्ड एज होम में अपने कमरे में अकेली थी। दीवार पर लटका हुआ उनका पुराना रुमाल और उसके नीचे रखा बैग मेरे दिल और दिल की ज़मीन पर उनकी आखिरी निशानी बन चुका था। पिताजी की मौत को 3 दिन गुजर गए थे। उनकी खुशबू, उनकी आवाज़, उनकी प्रार्थनाएं अभी भी मेरे साथ थीं। चौथे दिन सुबह मैं कमरे की सफाई कर रही थी कि तभी मुझे अनुपमा मैडम की आवाज़ आई, अंजना दरवाजे पर कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। मैं बाहर आई तो देखा वहाँ अखिल खड़ा हुआ था। उसका चेहरा उतरा हुआ, आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे। कुछ देर वो खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर कहने लगा कि मुझे पता चल गया है कि पिताजी की मौत हो गई। मैं खामोश रही, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ दरवाजे के पास दरवाजे को मजबूती से पकड़कर खड़ी रही। उसने कहा कि तुम्हें मुझे इस बारे में बताना चाहिए था, आखिर वो मेरे भी पिता थे, उनकी अर्थी को कंधा देने का हक मुझे भी था। मैंने बंद शब्दों में कहा कि हाँ, तुमने तो वो हक उस दिन खो दिया था जब उन पर हाथ उठाया था। पिताजी की आखिरी ख्वाहिश थी, वसीयत के तौर पर, जो तुम्हारे खिलाफ थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हें उनके मरने की खबर नहीं दी जाए, उनकी मौत पर तुम्हें शामिल नहीं किया जाए। मैंने सिर्फ उनकी आखिरी इच्छा पूरी की है। अखिल कुछ देर खामोश रहा, फिर गुस्से से कहने लगा कि तुम्हें क्या लगा
तुम सब कुछ संभाल सकती हो, वो मेरे भी पिता थे, तुम अकेली वारिस नहीं हो। मैं खामोश खड़ी रही। फिर उसने कहा कि मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, मगर ये गलती की सज़ा मेरे पिता को अंतिम समय में देखना भी नहीं था। मैंने कहा कि ये फैसला मेरा नहीं था, खुद पिताजी का था। मैंने सिर्फ उनकी आखिरी इच्छा पूरी की है। उसी दौरान अनुपम मैडम आगे आई और कहने लगी कि बेटा, जो हो गया वो कभी बदला नहीं जा सकता। तुम्हें अफसोस है, यही काफ़ी है, लेकिन जो फैसला तुम्हारे पिता ने किया वो हम सबके सामने था। उनके शब्द कमरे की दीवारों पर भी गूंज रहे थे। अखिल ने मेरी तरफ देखा, शायद किसी हमदर्दी की उम्मीद थी, मगर सब खामोश थे। उसने एक कदम पीछे हटा लिया। उसने कहा कि अंजना, तुमने अपना फ़र्ज़ निभाया। मैं शायद अच्छा बेटा नहीं बन सका, लेकिन तुम एक समझदार बेटी साबित हुई हो। मैं कुछ नहीं बोली, बस दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर जाकर मैं पिताजी की तस्वीर के सामने बैठ गई। मैंने कहा, पिताजी, मैंने आपका वादा निभाया, आपकी बेटी ने आपकी इज्जत की लाज रखी। अगली सुबह जब मैं वर्कशॉप पहुंची तो अनुपा मैडम मेरे पास आकर कहने लगी कि अंजना, तुमने जो कुछ भी किया वो सबने देखा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ हमेशा हमेशा के लिए काम कर सकती हो। तुम्हारी सेवा का सिला हम सब के दिलों में है। मैंने सर झुकाकर कहा कि मैंने कुछ सोचा है। जो काम मैंने यहाँ किया वो अगर मैं दूसरों के लिए करूँ तो बहुत सुकून की बात होगी। उन्होंने पूछा, तो तुमने क्या सोचा है? मैंने कहा कि मैं एक ओल्ड एज होम बनाना चाहती हूँ, जहाँ वो सब लोग रह सके जिन्हें उनके अपने छोड़ देते हैं। जैसे मेरे पिताजी को निकाल दिया गया, वैसे ही इस दुनिया में और भी बहुत सारे लोग होंगे। मैं चाहती हूँ कि वो खुद को लवारिस ना समझें। अनुपम मैडम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा कि बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा काम होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, एक बेटी होने की, एक इंसान होने की। उस दिन शाम में मैंने वो कागज़ उठाया और लिखना शुरू किया, पिता का घर, यही नाम होगा मेरे सपने का। मेरे पास अभी कुछ नहीं था, न ज़मीन न सहारा, बस एक बैग रखा था अलमारी में जो मुझे पिताजी ने दिया था। मैंने वादे के मुताबिक अब तक उसे नहीं खोला था, लेकिन अब समय आ गया था अगला कदम उठाया जाए। मेरे पिता की एक इच्छा तो पूरी हो चुकी थी और अब मैं पिताजी की एक अंतिम वसीयत के रास्ते और पर्दा उठाने वाली थी। पिताजी को गुजरे पूरे 10 दिन हो चुके थे। मैंने इन दिनों में खुद को काम में बिजी रखा, सिलाई, सफाई और वर्कशॉप की निगरानी। वक्त तो गुजरता रहा, लेकिन अंदर जैसे एक हिम्मत बनती जा रही थी जो बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी। वो बैग जो मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी समय में दिया था, उन्होंने वसीयत के साथ मेरे हवाले किया था, जिसे मुझे पिताजी के मरने के बाद खोलना था। उस दिन दोपहर को जब सब खामोशी से अपने अपने कमरों में थे, मैंने अलमारी खोली और बैग को अपने सामने रखा। जिप धीरे धीरे खोली और अंदर झांका। सबसे ऊपर उनकी एक पुरानी शर्ट रखी हुई थी जिसमें उनकी खुशबू बाकी थी। पीछे कुछ कागजात लिपटे हुए थे, एक छोटा सा लिफाफा और एक पुरानी डायरी। मैंने कागजात खोलने शुरू किए। पहले कागज पर नजर पड़ी जिस पर रजिस्ट्री मकान नंबर 121, गली नंबर 3, चांदनी चौक, कॉलोनी, दिल्ली, और आगे भी इसी तरह के 2-3 एड्रेस थे। सबसे आखिरी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ये वसीयतनामा था। मैं, रवि पाल, मेरी जायदाद और मेरे मकान, अपनी 2 दुकानें मेरी बेटी अंजना के नाम पर की जाती हैं, जिसने मेरी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मेरा साथ दिया और मेरी सेवा की। ये अब जब मैंने पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए, जिसमें पिताजी के नाम और गवाहों के सिग्नेचर और रजिस्टर्ड की मोहर भी लगी हुई थी। मैंने बैग के अंदर से एक पुरानी फाइल निकाली जिसमें कुछ रसीदें और भी कुछ कागजात थे जो काफ़ी पुराने थे, जो साफ साफ कह रहा था कि मेरे पिताजी ने जो कुछ जमा किया था वो खामोशी से बिना किसी को बताए मेरी झोली में डाल दिया था। उसी शाम मैंने कागजात अनुपमा मैडम को दिखाए तो वो हैरान हो गई कि ये तो बहुत बड़ी बात है अंजना, तुम्हारे पिता ने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। मैंने हाँ में सर हिलाया और उन्होंने ये सब आखिरी समय में वसीयत के ज़रिए किया। तुम जानती हो अब तुम इस सब की मालिक हो, कानूनी तौर पर भी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि अखिल खामोश रहेगा? उसे खबर भी नहीं है, लेकिन जब खबर होगी तो। मैंने कहा कि तब की तब देखा जाएगा। पिताजी ने मुझे जो भी दिया वो सिर्फ मेरी सेवा का सिला है। 2 दिन बाद वो समय भी आ गया जिसका हमें अंदेशा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बाहर निकली तो अखिल खड़ा हुआ था, चेहरे पर बेचैनी थी। उसने आते ही कहा कि मुझे सब पता चल गया। 2 दुकानें, ज़मीन और घर सब पिताजी के नाम पर था, वो अब तुम्हारे पास है। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा कि पिताजी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन मेरे साथ गुजारे, मैंने उनकी सेवा की, तुमने सिर्फ उनका मान तोड़ा। उसने कहा कि तुम बात को गलत रुख दे रही हो, वो मेरे पिता भी थे और पिता की जायदाद में हिस्सा हर औलाद का बराबर से होता है। मैंने पिताजी की हुई वसीयत के पेपर उसके सामने कर दिए।
मैंने कहा कि ये रजिस्टर्ड वसीयत है, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। अखिल सख्त हो गया। अगर तुमने ये कागज़ मुझे नहीं दिए तो मैं अदालत तक जाऊंगा। मैंने कहा कि ठीक है, चले जाओ, क्योंकि अदालत में सिर्फ शब्द नहीं सबूत भी चलते हैं और मेरे पास सब कुछ है और तुम्हारे पास सिर्फ इल्ज़ाम। अखिल ने थोड़ी देर खामोशी से मुझे घूरा और कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब संभाल लोगी? दुकान का किराया, मकान की मरम्मत, मालिक बनना आसान नहीं है। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे ही पिता की बेटी हूँ, तुमसे बेहतर संभाल सकती हूँ। इतने में ही अनुपा मैडम बाहर आ गईं और अखिल से कहने लगी कि हम सब ने देखा है कि अंजना ने अपने पिता की किस तरह से सेवा की है। तुम यहाँ बात नहीं बहस करने के लिए आए हो, इसीलिए बेहतर यही होगा कि खामोशी से यहाँ से चले जाओ। अखिल के पास कोई जवाब नहीं था। वो गुस्से में पलट गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया और पिताजी की तस्वीर के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, पिताजी, आपने मुझे जो दिया वो मेरा गर्व है और मैं वादा करती हूँ उसका हक ज़रूर अदा करूँगी। अखिल ने कुछ ही दिनों में कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी थी। मुझे अदालत से नोटिस मिला जिसमें दावा किया गया था कि जायदाद पर अखिल का हक बनता है और वसीयत जाली है। मैं नोटिस देखकर हैरान नहीं हुई थी। मैं जानती थी कि वो ये सब कुछ ज़रूर करेगा। मैंने फ़ौरन वकील से कांटेक्ट किया और पिताजी की वसीयत, कागजात और रजिस्ट्रेशन की इन्वेस्टिगेशन अदालत में जमा करवा दी। केस की कार्यवाही शुरू हुई। अखिल ने अदालत में खुद को लाचार दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक न चल सकी क्योंकि वो कागजात जाली नहीं थे। साथ ही गवाह भी मौजूद थे जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि अखिल ने मेरे पिताजी के साथ जीते जी बहुत बुरा बिहेव किया था। एक औरत ने अदालत में कहा, जज साहब, हमने खुद देखा था कि अंजना अपने पिता की बहुत सेवा किया करती थी, जबकि अखिल उन्हें मारा करता था। अदालत ने फैसला मेरे हक में सुनाया। मैं बहुत खुश थी। अदालत ने वसीयत को पूरी तरह से ठीक साबित कर दिया था। पिताजी की सारी जायदाद कानूनी तौर पर मेरी हो गई। ये न सिर्फ जीत थी, मेरी सच्चाई और सब्र था। फैसले के कुछ दिन बाद अखिल के घरेलू हालात ख़राब होने लगे। उसकी पत्नी, जो पहले ही हालात से तंग थी, अदालत में डाइवोर्स का दावा लेकर गई। मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकती क्योंकि मैं इसके साथ खुश नहीं हूँ। अदालत ने पत्नी को बच्चों के साथ उसके मायके भेज दिया था और अखिल को उसकी पत्नी से दूर रहने के लिए कहा। अखिल की नौकरी भी चली गई थी क्योंकि उस पर रिश्वत लेने के आरोप सामने आ चुके थे। मैं खामोश रही। मैं जानती थी कि ये कुदरत का बदला है, हर किसी को उसके किए की सज़ा मिलती है। इसी दौरान मैंने एक सपने को पूरा करना शुरू कर दिया, पिता का घर। मैंने पिताजी की जायदाद को बेच के उसमें एक ओल्ड एज होम बनाने का फैसला किया। वही घर जहाँ कभी अखिल ने उन पर अत्याचार किया था। पुरानी दुकानों को किराए पर दे दिया और उसकी आमदनी से ओल्ड एज होम का खर्चा चलने लगा। पिता का घर। मैं पहली औरत वो थी जिसे उसके बेटों ने अस्पताल में वहाँ छोड़ दिया था। फिर धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग वहाँ आने लगे जिनके अपने उन्हें बोझ समझने लगे थे। मैं उन लोगों का बहुत ख्याल रखती थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मुझे सुकून मिलता। एक दिन मैं बाजार से वापस आ रही थी जब मंदिर के बाहर मुझे भीड़ दिखाई दी। पुराने कपड़ों में लिपटा, हाथ फैलाए अखिल बैठा हुआ था। मैं फ़ौरन उसे पहचान गई। चेहरा पीला, दाढ़ी बड़ी हुई और आंखों की चमक गायब हो गई थी। मैं उसके करीब गई और कहा कि मेरे साथ चलो। उसने मेरी तरफ देखा जैसे उसे यकीन नहीं हुआ हो। कहने लगा कि तुम? मैंने कहा कि हाँ। उसने कहा, क्यों आई हो यहाँ? अब तो सब कुछ तुम्हारा है, मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा। मैंने कहा कि तुम मेरे किसी काम के आज भी नहीं हो, लेकिन तुम मेरे पिता के बेटे हो, मेरे भाई हो और रिश्ते कभी मिटाए नहीं जा सकते। मैं उसे ओल्ड एज होम लेकर आ गई थी। मैंने उसे पिता का घर दिखाया जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। एक दिन इसी तरह के ओल्ड एज होम में हमारे पिता रहे थे और अब समय और हालात ऐसे हो गए कि यहाँ तुम्हें भी आना पड़ गया। वो बहुत ही शर्मिंदा था, हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा, लेकिन अब उसकी माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं था। अब वो यहीं ओल्ड एज होम में रहने लगा। कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो गया तो वो खुद भी उन बुज़ुर्ग लोगों की सेवा में लग गया जो यहाँ रहते थे। उसे समझ आ गई थी कि उसने जो किया वो बहुत गलत था। मेरा सफ़र यहीं था जहाँ से शुरू हुआ था। मैंने शादी नहीं की और मैं आज भी इन बुज़ुर्ग लोगों की सेवा में लगी हुई हूँ। मुझे यहीं अपने लगते हैं और मैं अपने पिता के घर को सलामत रखने की कोशिश करती हूँ। आज मैं सिर्फ अपने पिता की ही बेटी नहीं बल्कि उन सब की बेटी हूँ जो मेरे इस पिता के घर में रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।